बस एक पल के लिए इस सवाल पर गहराई से विचार करते हैं। अगर कोई नियम बिल्कुल स्पष्ट रूप से गलत और क्रूर है, लेकिन किसी देश की सरकार ने उसे आधिकारिक तौर पर पास कर दिया है, तो क्या उसे सच में कानून का दर्जा दिया जा सकता है? क्या हम उसका पालन करने के लिए मजबूर हैं? देखिए, इस बेहद गंभीर और उकसाने वाले सवाल ने सदियों से दुनिया के सबसे बड़े विचारकों की नींद उड़ा रखी है। और इस बात का सबसे डरावना, मतलब सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण हमें इतिहास के पन्नों में ही मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात है, जब नाजी अधिकारियों पर उनके भयानक अपराधों के लिए मुकदमा चल रहा था। तो पता है उनका मुख्य बचाव क्या था? उन्होंने सीधे तौर पर कहा, देखिए, हमने कोई अपराध नहीं किया है, हम तो बस उस समय के जर्मन कानून का पालन कर रहे थे। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कानून और सही गलत के बीच की रेखा खींची कहाँ जाए। कानून और नैतिकता के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आइए विधि शास्त्र यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इन दोनों के बीच का ये उलझा हुआ रिश्ता हमारे पूरे समाज की बुनियाद को तय करता है। तो चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला भाग है मुख्य पात्र, नैतिकता, दादी माँ और पुलिस वाला कानून। इस भारी भरकम विषय को आसानी से समझने के लिए कल्पना करते हैं कि नैतिकता एक बहुत ही दयालु और बुजुर्ग दादी माँ की तरह है, जो हमेशा सिखाती हैं कि झूठ मत बोलो, बड़ों का आदर करो। और दूसरी तरफ कानून एक सख्त पुलिस अधिकारी की तरह है, जिसके हाथ में डंडा है और जो अदालत के आदेशों का सख्ती से पालन करवाता है। और ये तुलना बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है कि इन दोनों के बीच का असली अंतर आखिर है क्या। असल में नैतिकता का संबंध हमारी आंतरिक नीयत और हमारे ख्यालों से है। अगर हम नैतिकता के नियम तोड़ते हैं तो कोई हमें जेल में नहीं डालता, बस समाज के लोग बातें बनाते हैं या हमें खुद अंदर से ग्लानि होती है। मतलब दादी माँ के पास कोई डंडा नहीं है। लेकिन वो जो पुलिस वाला है यानी कानून, उसका संबंध सीधे तौर पर हमारे बाहरी आचरण से है। यह एकदम लिखित है, निश्चित है और इसे तोड़ने पर सीधा दंड मिलता है, क्योंकि इसके पीछे राज्य की यानी एक संप्रभु की ताकत होती है। अब इतिहास में अगर थोड़ा पीछे मुड़कर देखा जाए तो प्राचीन काल में ये दोनों पात्र हमेशा साथ साथ चलते थे। प्लेटो और अरस्तु जैसे महान विचारकों का मानना था कि कानून और नैतिकता ये दोनों दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब जो नैतिक रूप से गलत है वो कानूनी रूप से भी गलत होना ही चाहिए। इसे उस समय प्राकृतिक कानून या नेचुरल लॉ कहा जाता था। तब तो ये माना जाता था कि एक राजा को भी प्रकृति और नैतिकता के नियमों के अधीन ही कानून बनाने चाहिए। लेकिन फिर इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। भाग 2, अलगाव, विधिक प्रत्यक्षवाद यानी लीगल पॉजिटिविज्म का प्रवेश। 19वीं सदी में एक ऐसी विचारधारा ने जन्म लिया जिसने कानून और नैतिकता को एक दूसरे से पूरी तरह अलग करने की, मानो उन्हें तलाक देने की आक्रामक कोशिश की। इस विचारधारा के सबसे बड़े चेहरे थे जॉन ऑस्टिन। उनका एक बहुत मशहूर कथन है, कानून संप्रभु का आदेश है। ऑस्टिन का तर्क बड़ा सीधा था कि भाई कानून इस बात से बिल्कुल तय नहीं होता कि वो कैसा होना चाहिए या वो कितना नैतिक है, बल्कि जो सरकार ने पन्नों पे लिख दिया और जिसके पीछे सजा का डर बैठा दिया वही असल कानून है। सच कहें तो ये एक बहुत ही सख्त और रूखा नजरिया था। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ऑस्टिन के इन्हीं सख्त विचारों ने 20वीं सदी के सबसे बड़े बौद्धिक टकराव को जन्म दिया। भाग 3, महाविवाद, हार्ट-फुलर विवाद। देखा जाए तो ये बहस कानून और नैतिकता के रिश्ते को समझने की सबसे अहम कुंजी है। तो इस विवाद के एक तरफ थे HLA हार्ट, जिन्होंने ऑस्टिन के विधिक प्रत्यक्षवाद को थोड़ा और व्यवहारिक रूप दिया। हार्ट ने समझाया कि कानून दरअसल 2 तरह के नियमों का एक कॉम्बो है। पहले हैं प्राथमिक नियम जो समाज के व्यवहार को कंट्रोल करते हैं, जैसे चोरी मत करो, और दूसरे हैं द्वितीयक नियम जो ये तय करते हैं कि ये प्राथमिक नियम बनेंगे कैसे और लागू कैसे होंगे। हार्ट का साफ मानना था कि अगर कोई नियम एक सही प्रक्रिया से पास हुआ है तो बस वो कानून है, चाहे उसकी नैतिकता कुछ भी हो। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि बाद में रोनाल्ड डॉकिन जैसे विचारकों ने ये कहकर हार्ट की जमकर आलोचना की थी कि कानून में हमेशा किसी न किसी रूप में नैतिक सिद्धांत शामिल होते ही हैं। और इधर हार्ट के जवाब में मैदान में आए लोन फुलर। फुलर ने हार्ट की इस बात का एकदम पुरजोर विरोध किया कि कानून को नैतिकता से काटकर अलग किया जा सकता है। फुलर का तर्क था कि हर कानून के अंदर एक आंतरिक नैतिकता का होना बहुत जरूरी है,
उनका कहना था कि कानून का मूल उद्देश्य ही समाज में न्याय स्थापित करना है। अगर कोई नियम नैतिक रूप से पूरी तरह भ्रष्ट है तो उसे कानून का नाम देना तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कसाई की छुरी को सर्जरी का उपकरण मान लेना। मतलब उपकरण तो है पर उसका मकसद ही गलत है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह निकल कर आता है कि ये पूरी दार्शनिक बहस सिर्फ किताबों या कागजों तक सीमित नहीं रही। याद है हमने शुरुआत में न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स की बात की थी, जब नाजी अधिकारियों ने ऑस्टिन और हार्ट के तर्क का सहारा लेना चाहा कि भाई वे तो सिर्फ अपने देश के कानून का पालन कर रहे थे, तब दुनिया की अदालत ने फुलर के प्राकृतिक कानून वाले दृष्टिकोण को चुना। अदालत ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि कुछ नियम इंसानी नैतिकता के इतने सख्त खिलाफ होते हैं कि उन्हें किसी भी हालत में कानून नहीं माना जा सकता। किसी भी संप्रभु का आदेश मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों को सही नहीं ठहरा सकता। यह हमें दिखाता है कि कानून केवल कागज पर लिखे शब्द नहीं है, उनका सीधा असर इंसानी जानों पर पड़ता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये हार्ट फुलर विवाद आज भी हमारे समाज में बिल्कुल जिंदा है। आज की इन आधुनिक दुविधाओं पर ही गौर कर लेते हैं। गर्भपात, सरोगेसी, वेश्यावृत्ति या जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन सभी मुद्दों पर आज भी लगातार ये बहस चल रही है कि क्या वो हर चीज़ जो कुछ लोगों के अनुसार नैतिक रूप से गलत है, उसे कानूनी रूप से भी बैन कर दिया जाना चाहिए। हम यहाँ किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बस एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कानून के उस पुलिस वाले और नैतिकता की उस दादी माँ के बीच आज भी लगातार बातचीत और कभी-कभी भारी टकराव चलता ही रहता है। आइए अब फोकस को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं और नैतिकता को ही और करीब से समझते हैं। भाग 4, नैतिकता नगर के मोहल्ले। क्योंकि देखिए, नैतिकता कोई एक सिंगल विचार नहीं है, बल्कि इसके अलग अलग फ्लेवर होते हैं जो हमारे मानवीय आचरण को दिशा देते हैं। अगर इसे बांटा जाए तो नैतिकता के 3 मुख्य प्रकार हैं जो हमारी आंतरिक मान्यताओं को आकार देते हैं। पहला है कर्तव्य नैतिकता या डिओंटोलॉजिकल एथिक्स, जहां पूरा का पूरा जोर नियमों और फर्ज को निभाने पर होता है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। दूसरा है सदाचार नैतिकता, जहां सारा फोकस इंसान की नीयत और उसके शुद्ध चरित्र पर होता है। और तीसरा है सापेक्षिक नैतिकता, जो ये मानती है कि सही और गलत पूरी तरह से परिस्थितिजन्य होते हैं और अलग अलग व्यक्तियों या सिचुएशन के हिसाब से बदल सकते हैं। और जरा सोचिए, जब यही नैतिकता हमारे काम करने की जगहों पर लागू होती है तो ये व्यावसायिक नीतिता या प्रोफेशनल एथिक्स का रूप ले लेती है। दफ्तर में समय की पाबंदी, काम के प्रति ईमानदारी और गोपनीयता, ये सभी उसी कोड ऑफ कंडक्ट का अहम हिस्सा हैं। अगर ये सब ना हो तो किसी भी वर्क प्लेस में बस अराजकता फैलेगी और कोई काम नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे विकसित होता है। भाग 5, अदालतगंज विधिक अधिकारों की संरचना। तो नैतिकता से निकलकर अब हम कानून के एक बहुत ही व्यावहारिक, एकदम प्रैक्टिकल पहलू में आ गए हैं, विधिक अधिकार या लीगल राइट्स। ये वो हिस्सा है जहां कानून हमें समाज में वास्तविक शक्ति और सुरक्षा देता है। अब सवाल है कि एक विधिक अधिकार आखिर होता क्या है? इसे समझने के लिए प्रसिद्ध विधि शास्त्री जॉन सामंट की इस परिभाषा पर नजर डालते हैं। सामंट कहते हैं कि अधिकार कानून द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित एक हित या इंटरेस्ट है। वैसे एरिंग जैसे विचारकों ने इसमें वैधानिक मान्यता को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया और हॉलैंड ने इसे दूसरों को कंट्रोल करने की एक ताकत के रूप में देखा। तो कुल मिलाकर अधिकार वह सुरक्षा का कवच है जो कानून द्वारा समाज के नागरिकों को पहनाया जाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए सामंट द्वारा बताए गए किसी भी विधिक अधिकार के 5 आवश्यक तत्वों को एक जमीन के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी के पास जमीन का एक टुकड़ा है। यहाँ पहला कदम है धारक या मालिक, वो व्यक्ति जिसके पास अधिकार है। दूसरा है आबद्ध व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसके खिलाफ अधिकार मिला है, जैसे पड़ोसी जिसका ये फर्ज है कि वो जमीन पर कब्जा न करे। तीसरा है अंतर्वस्तु, यानी वो काम जो करना या नहीं करना है। चौथा है विषय वस्तु, मतलब वो जमीन जिसके बारे में बात हो रही है। और 5वां और अंतिम है स्वत्व या टाइटल। ये वो सबूत है जिसे रजिस्ट्री का कागज जो ये साबित करता है कि ये अधिकार मिला कैसे। इन 5 कदमों के बिना कोई भी विधिक अधिकार कभी पूरा नहीं होता। तो इस पूरे विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे नियम बनते हैं, कैसे अधिकार सुरक्षित होते हैं और कैसे कानून और नैतिकता का ये जटिल नृत्य हमेशा चलता ही रहता है। ऐसा लगता है कि कानून के बिना नैतिकता शायद बेअसर हो सकती है, लेकिन नैतिकता के बिना कानून अंधा और बेहद क्रूर हो सकता है। ये आखिरी स्लाइड हमें उसी विचार के साथ छोड़ जाती है
एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। क्या वास्तव में किसी ऐसे समाज की कल्पना की जा सकती है जिसके कानून पूरी तरह से मानवीय अंतरात्मा से कट चुके हों? मतलब, क्या दादी माँ के बिना वो पुलिस वाला समाज को सही दिशा में रख पाएगा? इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और इन विचारों पर गहराई से विचार करते रहिए।